नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी नेहा की है, रहने वाली दिल्ली की है। और कहती है कि उस वक्त मैं अपने परिवार से तो दूर थी ही, साथ ही साथ मेरे पास कोई ऐसा मित्र नहीं था जिसके कांधे पर सिर रखकर मैं रो पाऊँ। मुझे अपने दिल की बहुत सारी बातें करनी थी। मैं कामयाब हो चुकी थी, सक्सेसफुल थी, एक ऐसी पोस्ट पर थी जहाँ पर बहुत मेहनत करके लोग पहुँचते हैं, और मैंने भी करी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों का व्यवहार, लोगों का मेरे से बातचीत करना, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं नौकरी छोड़ना चाहती थी, ये पोस्ट को मैं सैक्रिफाइस करना चाहती थी, और सोच रही थी कि बस घर जाकर सब कुछ खत्म कर दूं। लेकिन ऐसे में किसी की दी हुई एक सीख और कन्हैया की एक मूर्ति ने मुझे जीने पर मजबूर कर दिया। अभी फिलहाल इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाता हूँ कहानी। ध्यान से सुनिएगा। और ये हकीकत होती है, सच्ची होती है कहानी। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये क्या काल्पनिक है। आप काल्पनिक मानकर सुन लो, लेकिन इसका सार समझ लेना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। कमेंट में लिखिएगा राधे श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से ये वीडियो देख रहे हो जरूर बताना। नेहा रहने वाली है किसी दूसरे स्टेट की, बट बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे एग्जाम्स देने के बाद इसको जॉब मिलता है और पोस्टिंग होती है दिल्ली में। दिल्ली में आने के बाद जैसा इसको उम्मीद था, जैसा इसने टीवी में या कभी मूवीज वगैरह में भी देखा था कि जो सीनियर आते हैं उनका भव्य स्वागत होता है, ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। ये अपने ऑफिस आती है, गाड़ी से उतरती है, बस जो गेट कीपर थे उन्होंने मैडम को वेलकम करा, गुड मॉर्निंग करा, और फिर वो अंदर आती हैं। सब लोगों ने बस चेहरा हल्का हल्का सा झुका दिया। फॉर्मेलिटी के तौर पर इनकी टेबल पर एक फूल था और एक एनवलप था जिसमें मैम वेलकम करके कुछ लिखा हुआ था पूरे ऑफिस की तरफ से। ठीक है, चलो आज इसी तरह का स्वागत हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर इन्हें जो घर मिला हुआ था, वहाँ आसपास कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं था कि लोग बाहर बैठे एक दूसरे से बात करें। थोड़ा वीआईपी कॉलोनी। हाँ, यहाँ एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऑफिस आती हैं, काम करती हैं, जाती हैं। लेकिन आप भी ये मानते हो ना, ऑफिस में कोई तो हो जिससे आपकी थोड़ी बातचीत होती रहे, कोई दोस्त हो या कोई ऐसा जिससे आपको अपनी बात शेयर करने का मन करे। ऑफिस जाकर मुझे उसे ये सारी बातें बतानी है, या ऑफिस के किसी काम में अगर कठिनाई आ गई तो किसी से राय लेने के लिए कोई तो हो। यहाँ 1-2 दिन बीत चुके थे और ये थोड़ा, मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या पापा मैं वापस आ जाऊँ, मम्मा यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है और किसी से कोई बातचीत ही नहीं होती है। सब लोग मुझे पता नहीं क्यों ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे मैं इस कुर्सी के लायक नहीं थी। माता पिता ने कहा कि बेटा ऐसा है, देख, जब आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब जब होते हो तो बहुत सारे आप पर सवाल उठते हैं। और सबसे आसान बात क्या होती है लोगों को कि इसकी तो किस्मत ने इसका साथ दे दिया, वरना ये इस लायक नहीं थी। किस्मत की वजह से तू इस पोस्ट पर आ गई, किस्मत की वजह से ऐसा हो गया। मतलब आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, रात भर जागना, इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना किसी को नहीं दिखता। तेरी तो किस्मत बढ़िया है इसलिए तू पहुंच गई। ये सारी बातें बेटा होती रहेंगी, तू आगे बढ़ती रहे। और जो तूने सोचा है वो तूने हासिल किया, अब इसके आगे क्या? और मेहनत कर, और अच्छी पोस्ट पर। बस तू ये सोच ले कि ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें तुम्हारे को गिराने वाले सब आसपास ही होते हैं। आपके साथ ये रेस में नहीं है, लेकिन आपको जीतता हुआ नहीं देखना चाहते। इस तरह के लोग हर ऑफिस में होते हैं। तू बस अपने पापा का शेर बच्चा है, मेहनत करती रहे और आगे बढ़ती रहे। माँ ने कहा कि नेहा बेटा, यहाँ तेरी इतनी सारी दोस्त हैं, उनसे फोन पे बात कर लिया कर, और क्या दिक्कत है? उसने कहा माँ, पता नहीं उन लोगों का व्यवहार ना, जब से मैं अफसर बनी हूँ चेंज हो गया है, और वो इस तरह से बात करते हैं, मुझे ऐसे इज्जत दे के बात करते हैं, लगता ही नहीं कि मैं उनके साथ बचपन में खेली पड़ी हूँ। सब लोग फॉर्मेलिटी के तौर पे बात कर रहे हैं मेरे से। मैंने क्या गलती कर दी पढ़ाई करके? माँ ने कहा कि पढ़ाई कभी गलती नहीं हो सकती, और जो तू ये सोचकर करेगी ना काम,
तो बेटा अपनी कुर्सी के साथ भी तू वफादारी नहीं कर पाएगी, गड़बड़ होती रहेंगी, डिसीजन अच्छे नहीं ले पाएगी। इसीलिए काम पर फोकस कर और अपने ईश्वर पर फोकस कर, बाकी सब कुछ ठीक होता जाएगा। उसने कहा ठीक है माँ, और अगर कोई परेशानी हुई तो मैं 2-1 महीने में छोड़ दूंगी नौकरी। माँ ने कहा अरे कभी भी तेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं ना, तो जय श्री राधे कृष्णा बोल दिया कर। और मैं आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज है कि कोई ऐसा मंत्र बताइए, तो आप राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम आप 11 बार बोल लो। कभी आपका मन थोड़ा उछटता है ना, जब आपका रोने का मन कर रहा है, ध्यान से सुन लेना कि मेरे साथ यार कोई भी नहीं है, मेरे काम नहीं बन रहे, कोई सफलता ही नहीं, और दूर दूर तक मुझे कोई कामयाबी दिख नहीं रही, राधे श्याम 11 बार। और दिन दोपहर शाम रात कोई मतलब नहीं, जब मन हो तब बोल दो। और क्या हमें नहाकर पूजा पाठ करनी चाहिए, ये सारी बातें हटा दो, मन से पूजा पाठ होती है, ठीक है। आप दिख कैसे रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधे श्याम बोलो 11 बार, और पूरे दिन में आपका काम बने या ना बने, आप रोज बोलना शुरू कर दो, आपको फर्क दिख जाएगा। राधे राधे बोलना शुरू कर दो। मुझे फोन आप करते हो, मैं बात करता हूं, तो फोन के स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में कहीं ना कहीं आप मेरे मुंह से सुन ही लेते होगे जय भोले, जय बाबा की, राधे राधे। ये मैं भी तो बोल सकता हूँ, हाय गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट डे, ये सब कुछ कर सकता हूँ, अपने से नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अपने को हिंदी ज्यादा आती है, बस ये मान लो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूं। एक चीज यहां, ये बात मैं वजन और ज्यादा बताऊं कैसे आएगा। प्रेत बाधा भी अगर है, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा जोर देकर बोल रहा हूं इस बात को, प्रेत बाधा भी आपको लगती है कि घर में है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज का वास है, कोई घर में आया है, कुछ रख कर गया है, हम पर किसी ने कुछ किया है, तो राधे श्याम बोलना शुरू कर दो पूरे दिन में 11 बार, सुबह दोपहर शाम रात, जब आपका मन हो बोलो। उन लोगों के चेहरे क्लियर हो जाएंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है। बस ज्यादा क्लियर मत करवाओ इस चीज को, वरना कहीं आपके रिश्तेदारों के चेहरे आपके सामने आ जाएं। होता क्या है कि नेहा ने अपने माँ से बहुत सारी बातें करी, अपना दुख और परेशानियां थोड़ी सी बांटी, और फिर पढ़ाई करके सो गई। इसको सपने में कन्हैया दिखे, और वो कन्हैया इसको गिफ्ट में मिले हैं, अभी तक वो पैकेट से बाहर नहीं निकले। एकदम इसकी आंख खुलती है और फिर आसपास देखती है कि मुझे साक्षात एकदम क्लियर, ऐसा नहीं कि मतलब सपने में कुछ इमेज हल्की हल्की सी थी, एकदम क्लियर, जैसे मैंने ऐसे साक्षात बैठे देखे हैं। अब नींद ना आए, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, समय देखा तो 3:45 बजे। फिर सोचती है कि काम करती हूँ, थोड़ा सा योगा करती हूँ, और फिर नहाकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ, वॉक वगैरह करके आऊंगी, टाइम हो जाएगा, सोने का मन नहीं है। तो बस ये घर में अपने वो जो इतना बड़ा सा इसे घर मिला है, उसमें इधर उधर घूम रही थी, तो देखती क्या है कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी आए हैं। जब इस घर में आई थी, लोगों ने स्वागत के तौर पे कुछ लोगों ने गिफ्ट भी दिए थे। उन सबको देखती है तो एक गिफ्ट इतना बड़ा सा था, ठीक है, पैकेट, उसको खोल कर देखती है तो उसमें जैसे ही वो कन्हैया दिखे, इसने तुरंत माँ को फोन कर दिया। मम्मा नींद में थी, और बेटा सब ठीक है, पहले ये बोल, इतनी सुबह सुबह तू फोन कर रही है। मम्मा सब कुछ ठीक है, कृष्ण जी की एक मूर्ति के बारे में बात करनी है। माँ ने कहा कि मुझे बस तू 1-2 घंटे का समय दे दे, अभी बहुत तेज नींद आ रही है, कहीं तेरे कुछ सवालों के जवाब मैं उल्ट पुल्ट ना बोल दूं। ठीक है माँ, आप सो जाओ, और मैं अपने घर में एक स्थान बनाकर इनकी पूजा करती हूँ। माँ ने कहा कि बिल्कुल सही है, जो तुझे सही लगे वो कर। अब सोचिए, ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा पाठ शुरू करने वाली है, असर दुगना नहीं चौगुना होने वाला है। मैं आपको कई चीजें बताता हूं, उसमें यह भी बोला है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर पूजा पाठ कर देते हो तो उसका लाभ सबसे ज्यादा होता है। वैसे लाभ तो ईश्वर, जब आप उनकी पूजा करोगे, जब उनका नाम लोगे, तब करेंगे ही आपके साथ लाभ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के लिए एक अलग से कभी वीडियो में बताऊंगा विस्तार से कि क्यों कहा जाता है। सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पर आती है, और उससे पहले अगर आप पाठ कर देते हो तो बाबा तक आपकी बात ऐसे जाएगी जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं अगर एक प्रॉपर वीडियो में बताऊं तो चलेगा ना? प्लीज मुझे मैसेज करके बताना कि नितिन, या तो तू पूरी कहानी सुनाया कर, कहानी के बीच में ये टिप्स वगैरह जो देता है मत दे। मैं बिल्कुल से बताना बंद कर दूंगा, सिर्फ मैं कहानी शुरू करके कहानी एंड करूंगा, जैसे बाकी दुनिया करती है।
ये जो मैं बता देता हूँ कि आपको नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए नेगेटिव एनर्जीज के लिए, नीम के पत्ते बाहर लगाने चाहिए, टहनी लगानी चाहिए, सब कुछ बंद कर दूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, फिर अच्छा ना आपका टाइम भी बचेगा और डेटा भी, कि 1 मिनट पे कहानी शुरू हुई, 15 पे खत्म हो गई। दैट्स इट। मैं जब बताना शुरू करता हूँ तो अ, आपका बहुत सारा समय भी खराब कर देता हूँ। खैर, होता क्या है कि यहाँ नेहा ने सुबह सुबह उठी है, नहाई है, पूजा पाठ करी है और कन्हैया जी के लिए एक अच्छा सा साफ सुथरा स्थान बनाकर वहाँ मूर्ति स्थापित कर दी। मतलब अभी इसने स्थापित करी है तभी किसी की आवाज आई, फूल ले लो, फूल ले लो। इसे कुछ ऐसा सुनाई दिया, आज से पहले नहीं सुनाई दिया था। भाई ये भी हो सकता है कि इतनी सुबह ये उठती नहीं थी, इसका उठना हमेशा 6 साढ़े 6 के आसपास होता था। अपना वॉक पे चली गई, योगा करा, नहाए, ऑफिस के लिए तैयार हुए, ब्रेकफास्ट किया, चले गए। लेकिन आज ये सुबह पौने 4 बजे से उठी हुई है, तो आवाज आई, ये बाहर देखने गई, तो भाई साहब दूर दूर तक कोई फूल नहीं बेच रहा, लेकिन आवाज आई है, क्लियर आवाज आई है, तभी तो घर के बाहर आई थी। समझ नहीं आया इसे। खैर, हो सकता है कि वो चला गया हो। जब जा रही थी तो देखती क्या है कि इसके जो घर है, ठीक है, जो गेट है, इसके 1 पिलर 2 पिलर, इन दोनों पे एक एक माला रखी है। एक कागज का पीस है और उसके ऊपर माला रखी है। अब भाई मुफ्त में तो कोई दे के नहीं जाएगा। फिर इसे लगा कि मैं अधिकारी हूं, इस वजह से क्या पता कोई देकर जा रहा हो इस तरह की माला। ये दोनों माला लाती है घर में। और एक चीज मैं फिर से कहानी के बीच में बोल रहा हूं, आप बाजार से इस तरह की फूल माला कोई भी खरीदते हो तो लाते के साथ ही अपने ईश्वर पर मत अर्पण कर देना, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखी है जिसके अंदर वो थूक रहे हैं मालाओं पर। अ, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा, बोलूंगा तो बहुत उग्र बोल दूंगा, पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा मुंह से। तो प्लीज अपने ईश्वर पर लाते के साथ ही माला नहीं लगाना, ठीक है। पूजा पाठ के स्थान पर या कहीं भी जहां पर माला का इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं करिएगा डायरेक्टली। एक बाउल लीजिए बड़ा सा, बाल्टी घर में होगा, उसमें पानी रखिए, ठीक है। शैम्पू का पानी हो तो मच बेटर है, ठीक है। उसमें उसे पूरी भिगोइए, पूरी डिप करिए और टांग कर छोड़ दीजिए। फिर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तब ईश्वर पर अर्पण करिएगा। अदरवाइज डायरेक्ट नहीं करना। बहुत मामला खराब चल रहा है भैया मार्केट में, पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। और इस काम को करके लोगों को मजा आता होगा तभी तो कर रहे हैं। जिस काम में आनंद आता है तभी तो दुनिया करती है। लेकिन इसमें आनंद कैसे आता होगा भगवान जाने। खैर, होता क्या है कि यहाँ इसने वो दोनों माला लाकर, शुरू से ही ऐसे ही करती थी, बाजार से माला वगैरह जब भी खरीदती है तो ये पहले उसे धोती थी। इसने जब धोया, धोने के बाद एक माला में एक फूल नहीं बचा। ये कैसे हुआ? ऐसा हो नहीं सकता। इसने चलो कोई बात नहीं, दूसरी माला को करा, दूसरी माला बच गई, साफ है। उसको फिर सूखने के लिए छोड़ देती है, अपना थोड़ा सा पाठ करती है, भजन कीर्तन करती है, फिर उस माला को लाकर अपने कन्हैया पे लगाती है। और देख देख कर उन्हें बहुत खुश हो रही है। उनकी एक आध फोटो क्लिक करी ही थी, तभी मम्मा का फोन आ गया। हाँ, मेरी भी आंख नहीं लग रही है, मैं बड़ी बेचैन थी, तूने फोन किया था, बता क्या है। उसने कहा मम्मा, ऐसे ऐसे मुझे सपना आया था, कन्हैया दिखे थे, और जो रूप दिखे हैं वही रूप मुझे किसी ने भेंट करे थे, आज जाके मैंने वो पैकेट खोला है। माँ ने कहा कि अरे वाह, अगर ऐसा हुआ है तो तेरी जिंदगी में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उसने कहा लेकिन मम्मी, मैं एक चीज पूछ रही थी, अभी ना कोई माला बेचने वाला आया था और मैं बाहर गई हूं तो कोई दिखा नहीं, लेकिन मेरे दरवाजे पर दोनों तरफ माला थी। माँ ने कहा कि अरे यहाँ तेरे आसपास कोई टोने टोटके करने वाला तो नहीं रहता, ये किसी भी चीज से कर सकते हैं। अरे मम्मी, मैं बात कर रही हूँ ईश्वर की, आप कर रही हो शैतान की। क्या क्या मतलब, सुबह सुबह आप डरा रहे हो क्या मुझे? मैं डरने वाली नहीं हूं, मेरे सामने मेरे भैया हैं। उन्होंने कहा तेरे भैया? तेरा भैया तो अभी दूसरे कमरे में सो रहा है, आज उसका फुटबॉल का भी मैच है। अरे मेरे भैया? हाँ हाँ, तेरे भैया के बारे में बोल रही हूँ। और कौन है तेरे भैया? अच्छा, तू कान्हा को बोल रही है भैया? माँ बहुत देर तक हंसती रही। फिर इनके हस्बैंड ने फोन लिया। अरे क्या हो गया माँ बेटी, किस बात पे हंस रही हैं? पिता ने पूछा, सारी बातें उसने नेहा ने बताई। तो इनके पापा ने एक बात बोली कि बेटा, ये जो माला तूने अर्पण करी है ना, इनमें से एक फूल का एक पंखड़ी, ठीक है, वो कन्हैया के पैर से छुआ के माथे पर लगा और अपने वॉलेट में रख ले, मतलब पर्स में रख ले, और देख उनके आशीर्वाद से आज पूरा दिन कैसा जाता है। तो नेहा वैसे ही करती है जैसे इनके पापा ने बताया। इसने एक माला में से, मतलब फूल में से एक पत्ता लिया, कन्हैया जी के पैर से लगाया,
माथे पे लगाया और अपने पर्स में रख लिया। भाई साहब 8 बजे करीब इसको ऑफिस से मैसेज आया हुआ था कि मैम आज मीटिंग है और थोड़ा सा आपको जल्दी भी आना है। ठीक है। अब ये तो तैयार थी, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, गाड़ी, इनको ड्राइवर वगैरह मिला ही हुआ था, बैठती हैं दोनों जने, नमस्कार राम राम करते हैं और चल देते हैं। जो अधिकारी लोग होते हैं, अफसर लोग होते हैं, मतलब कुछ को तो मैं भी जानते ही हूँ और कुछ हमारे घर के भी हैं, इनसे जो इनके ड्राइवर हैं ना, थोड़ा सा कम बात करते हैं कि भाई बड़े लोग हैं, ऐसी उनकी सोच होती है। लेकिन आज ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं, उसमें नेहा इतना हंस हंस कर बात कर रही है, इतने खुश होकर, और बार बार बोलती है कि अरे दादा चुप हो जाओ, आपने तो आज मतलब हंसा हंसा के पेट दुखा दिया। मतलब वो कभी ऐसे बात नहीं करे थे, लेकिन आज जैसे ही नेहा आकर गाड़ी में बैठी हैं और जब ये यहाँ से चले, अरे नेहा बिटिया मैं क्या बताऊं, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तुम्हारी जो भाभी है ना, मतलब जो हमारी धर्म पत्नी है, आज वो सुबह सुबह एकदम गिर गई। तो उसने कहा अरे गिर गई, उनके लगी तो नहीं, सब कुछ ठीक तो है? अरे वो पलंग पर ही गिर गई। और हैं, पलंग पर गिर गई? क्या बोल रहे हो आप? अरे हाँ, उनको एकदम सही भूत सवार होता है। मैं अच्छा खासा पाठ कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, पलंग के ऊपर ही एक स्टूल रख लिया और रखने के बाद पंखे साफ कर रही हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन उनके लगी तो नहीं? अरे सुनो तो सही, पंखा साफ करते करते पूछते हैं कि इधर से साफ दिख रहा है, उधर से साफ दिख रहा है, और पैर लड़खड़ा गया और पलंग पर गिर गई। नहीं लगी तो नहीं? अरे लगी नहीं, उनकी वजह से नुकसान हो गया। कहते नुकसान हो गया? हाँ, वो तुम्हारी जो भाभी है ना, थोड़ी सी ज्यादा ही है। वो एकदम हंसने लगी नेहा कि अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं भाभी से फोन के बोल दूंगी, आप उन्हें ऐसे बोल रहे हो। अरे अब हैं तो हैं, क्या करें, ये जो हाथ वाला रिक्शा होता है ना, 3 टायर वाला, अकेला लेकर नहीं जा सकता, मना कर देता, नहीं भाभी जी 2 रिक्शा लगेंगे, हम नहीं ले जा रहे। अब वो हंसना शुरू कर देती है, अरे क्या बोल रहे हो आप, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, अब वो गिरी, पलंग टूट गया हमारा। है, बेड टूट गया? फिर नेहा हल्की सी हंसी। देखा बिटिया, तू भी हंस रही है ना, ऐसे मेरी भी हंसी निकल गई कि ले तूने तो हमारा रुपया 2 रुपए का खर्चा कर दिया। बच्चे आए, बच्चे हंसने लग गए। और तो और ननद के साथ, हमारी मतलब बहन भी साथ ही रहती है, ननद के साथ उसकी कुछ नोक झोंक हुआ करती रही। अब वो हंसी, फिर ये भी हंसी, अब दोनों बैठ के हंस रही हैं, लेकिन नुकसान तो मेरा हो गया। ये बताओ, भाभी के तो लगी नहीं है ना? ना, कोई ना लगी। लेकिन दादा अब एक काम करिए, यहाँ मैं आपको मदद करती हूँ, इधर फर्नीचर का एक शॉप है ना, वहाँ से मैं आपको एक बेड लेकर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं करा लूँगा। लेकिन उसके बाद की सुनो, उसके बाद मैं घर के बाहर निकला हूँ, तो मुझे बोलती है कि आज हम कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे। मैंने कह दिया कि ठीक है, हमें एक शादी में जाना है, बाहर का बाहर हो जाएगा। फिर वो हंसने लगी कि अरे ऐसे बाहर खाने का मतलब थोड़ी ना होता है। कह रहे वो तो मुझे पता था, मैं बस ऐसे ही मस्करी कर रहा था। लेकिन ये जो इनके ड्राइवर हैं, ऐसी बहुत सारी और बातें कर रहे थे और नेहा इतनी हंसती हुई जा रही थी कि बस क्या बताऊं। ये अपने ऑफिस पहुंचने से पहले अपने पर्स में वो जो इसने पंखड़ी रखी है, उसको निकालती है, माथे पे लगाती है, रखती है। फिर वो एकदम देख लेते हैं, मतलब अभी गाड़ी से उतरी नहीं थी, तो एकदम इनके जो ड्राइवर साहब हैं वो बोलते हैं कि बेटा 1 मिनट, जे का किया था? उन्होंने कहा ये कन्हैया का आशीर्वाद है। तो एकदम पलट कर देखते हैं कि अगर ऐसी बात है तो बुरा मत मानना, मुझे एक छोटा सा काम करना है। हाँ, क्या क्या करना है? उन्होंने डैशबोर्ड में वो जो बॉक्स होता है वो खोला, उसमें से एक पैकेट में से कन्हैया की मूर्ति निकाल के लगा दी सामने। कह रहे अगर आपके पास ये थी तो आपने गाड़ी में लगा क्यों नहीं रखी थी? कह रहे वो आपसे पहले जो अफसर थे वो डांट के हटवा दिए थे कि ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे गाड़ी में, और इसीलिए मैंने हटा दी थी। और जैसे ही तुमने बोला कि कन्हैया का आशीर्वाद है, तो मन में एकदम उत्सुकता हुई, मैं ये वृंदावन से लाया था। उन्होंने कहा कभी वृंदावन आपका जाना हो तो एक मेरे लिए भी। उन्होंने कहा कभी क्या, मैं परसों दे दूंगा। तुम्हारी भाभी, ननद और 2 एक लोग और हैं, वो सब वृंदावन जा रहे हैं कल, तो मैं उनसे मंगवा दूंगा। कैसी चाहिए? उन्होंने कहा बस मैं घर जाऊंगी तो ले जाऊंगी, कुछ ऐसी अच्छी सी प्यारी सी ला देना। इन्होंने कहा ठीक है। अब जब ये बाहर आई हैं, इन्हें यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन इनका वेलकम वैसा नहीं हुआ था। एक तो इनका यहाँ पर वेलकम बड़े अलग तरीके से हो रहा है, सब लोग आते जाते मैम गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, और इसके चेहरे पर भी एक अलग सी मुस्कुराहट है, कॉन्फिडेंस इसमें कुछ ज़्यादा है आज। कुछ लोग आए हुए थे, बड़े अफसर भी आए हुए थे, मीटिंग थी, और इसे ये नहीं पता था कि मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंक्वायरी करी थी। यहाँ पर आते के साथ ही अफसर पर दूसरे तीसरे दिन एक तरह की इंक्वायरी होती है।
यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, तकरीबन 17-18 लोगों के बीच ये मीटिंग थी। इसके सीनियर भी आए हुए थे, नेहा को बैठाया हुआ था। उनके सामने एक फाइल रखी कि आपने ये फाइल रिजेक्ट कैसे कर दी और इसके ऊपर आपने ये कैसे लिख दिया कि इस पर अभी प्रॉपर जानकारी मुझे नहीं मिली है। एक पेपर और होता है इसमें, आपने देखा नहीं है किसके साइन हो रखे हैं? उन्होंने कहा किसी के भी साइन हो रखे हैं, लेकिन जो डिटेल मिसिंग है वो तो चाहिए ना। आपको पता है मैं कौन हूँ? आपका सीनियर हूँ। और जब हमारे ऑफिस से ये आई है उसके बाद कैसे? उन्होंने कहा आपके ऑफिस से है, कहीं से भी आए, मेरा काम है इस चीज़ को अच्छे से देखना, समझना, पढ़ना। अब अगर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो उसकी एक एक डिटेल चाहिए मुझे। और अगर वो डिटेल मिसिंग है तो ना तो वो मैं यहाँ से पास कर सकती, ना रिजेक्ट कर सकती, ये बीच में रहेगा। तो यहाँ एक और थे भाई साहब, वो भी किसी पोस्ट पर ही थे, यहाँ सब बड़े लोग ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, इस कमरे में सबसे कम उम्र तुम्हारी ही है। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पर आई हो, लेकिन ये जो बड़े लोग बैठे हैं या हम सब जो हैं, हम काफ़ी काफ़ी समय से हैं और एक दूसरे का काम अच्छे से जानते पहचानते हैं। तुम्हारी वजह से अगर 5 लोगों के काम रुक जाते हैं, तो आपको कुछ सोचना चाहिए। उन्होंने कहा आप मुझे हटा ही तो दोगे और क्या होगा? सारे जने मिलके वोटिंग कर देंगे या कुछ ऐसा ही हो जाएगा। यही तो है, अब मैं तैयार हूँ, इट्स ओके फाइन। मैं कोई दूसरा जॉब देख लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे कल हटाना चाहते हो, आज हटा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात कि मैं क्या दोबारा से इस पोस्ट पर कभी आ पाऊँगी, किस्मत रही तो आ जाएँगे, नहीं रही तो नहीं आएँगे। उन्होंने किस्मत नहीं, आपकी पढ़ाई आपको इस कुर्सी तक लाई है। ये क्या हो रहा है? पहले तो लोग किस्मत को बोलते थे, अब मैं खुद बोल रही हूँ तो कह रहे हैं कि नहीं, आपकी पढ़ाई आपको यहाँ तक लाई है। और हम सबको गर्व है आपके ऊपर। और आपको पता नहीं कि वो जो पीछे भाई साहब खड़े हैं, उनकी जेब में जो फ़ोन है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और लाइव मिनिस्टर देख रहे हैं। अब इसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ था। ये कोई मीटिंग सीरियस वाली नहीं थी, ये इंक्वायरी का फाइनल राउंड था। अब इसे पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये बस अपना काम कर रही थी। इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ये अपनी बात कभी-कभी कह नहीं पाती थी, लेकिन आज है। इसने कहा कि मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। नेहा जी, आप जो सर्वे हो रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकली है। आप पर किसी ने, एक है बड़े बिल्डर, उन्होंने कहा था कुछ, तो इंक्वायरी बैठी थी। आपको पता नहीं उस बारे में। आपके घर के आसपास भी नज़र रखी जा रही थी। आप में से कोई सुबह क्या मेरे घर फूल रख कर गया था? फूल? नहीं, नहीं। और नेहा, आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ कि सर्वे में और इंक्वायरी में आप एकदम क्लियर हैं, क्लीन चिट मिली है। अरे पहली बात तो कोई गलती करी नहीं तो क्लीन चिट और मतलब परेशानी वाली बात क्या मतलब बनता है? आपको पता है कि इसके साइन गलत तरीके से इस ऑफिस में किसी ने कर दिए थे। वो आदमी पहचान में नहीं आ रहा था कि किसने करे हैं या औरत कौन है, नहीं पहचान में आ रहा था। क्योंकि फाइल कैसे साइन हुआ, क्या नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। 2 दिन बाद इसने कन्हैया से, मतलब अर्जी रोज लगा रही थी, 2 दिन बाद उस आदमी ने घर पर आकर माफी मांग ली कि मैडम गलती हो गई थी। वो तो प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, लेकिन गलती तो कर दी थी। मैडम फैमिली वाला हूं और परिवार बिखर जाएगा। इसने उसे माफ कर दिया और इसने उनसे प्रॉमिस किया कन्हैया के सामने कि आप ये गलती दोबारा मत करना, ऐसा कुछ आपने किया है मैं कभी किसी के सामने नहीं आने दूंगी। और हमें भी ऐसा ही कुछ बताया गया है ना। उन्होंने ये बताया कि वो कौन से डिपार्टमेंट के थे या फाइल कौन सी थी। हमें, खैर इन चीज़ों में नहीं आता मैं, मुझे जैसे जो कहानी बताता है मैं वो बोल देता हूँ। चाहे किसी एमएलए की कहानी सुना रहा हूँ, चाहे बॉलीवुड के किसी हस्ती की सुना रहा हूँ, आपको ऐसी ही लगेगी जैसे आप और हम आपस में हैं। मतलब कोई हस्ती की कहानी सुना रहा हूँ ऐसा मैं कभी जाहिर नहीं करता, ना करना चाहिए। उसके बाद से ये कहती हैं कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ एकदम अनयूजुअल सा होता है, कुछ भी एक कमाल सा होता है, तो यही लगता है कि मेरे कन्हैया ने मेरे लिए चमत्कार किया है। और हर दिन इनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। जब ये परिक्रमा लगाने गई थी ना परिवार के साथ, तब इनके पैर में एक मतलब 2-1 हफ्ते से प्रॉब्लम चल रहा था। उसके लिए ये डॉक्टर वगैरह को भी दिखा चुकी थी कि न जाने मोच आई है या क्या हुआ है। और ये परिक्रमा लगाने चल दी थी। मम्मी पापा, बहना और इनके फ्रेंड वगैरह सब लोग थे। सबने मना किया था। इसने कहा मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल लूँगी, लेकिन चलूँगी ज़रूर।
मतलब ये एक पैर से तो नॉर्मल चल रही थी, दूसरे पैर से एड़ी के सहारे चल रही थी, मतलब पूरा पंजा नहीं रख पा रही थी। इनके उँगली में, अंगूठों में ना जाने क्या ही हो गया था। और 8-10 डॉक्टर को बड़े-बड़े अस्पताल में मिल चुकी थी, कभी कोई कुछ बता दे, कभी कोई कुछ बता दे। वहाँ पर कहती हैं कि जब मैंने परिक्रमा लगानी शुरू करी है, मेरी उँगली पकड़कर पूरी परिक्रमा लगवाई है एक बालक ने, और जैसे ही मैंने उसे देखा है, उसने एकदम इस तरह से इशारा कर दिया, एकदम चुप, किसी को बताना नहीं है। पूरी परिक्रमा लगने के बाद घर वालों की आवाज़ मुझे आनी शुरू हुई थी। बीच में उनसे क्या बात हो रही है नहीं पता, और पूरी परिक्रमा में मैं उस बच्चे को देखती रही हूँ। जब ये पूरी परिक्रमा हुई, मैंने माता-पिता सबको बताया, तो सबने कहा कि तेरी उँगली पकड़ के कन्हैया ने लगवाई है परिक्रमा, और इसके पैर में जो आई थी, जो दर्द था, वो अब नहीं था। ये कहती है कि मेरे साथ नितिन भाई इतने चमत्कार हो रहे हैं और रोज़ हो रहे हैं कि मैं आपको डेली बता सकती हूँ फ़ोन और मैसेज करके कि आज मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है, कल ये हुआ था, और ऐसे-ऐसे करके मैं रोज़ बता सकती हूँ। एक बार की तो बात छोड़ दीजिए। तो आपकी जो श्रद्धा है, ईश्वर बिल्कुल से ऐसे ही बरकरार रखे, आपको और कामयाबी मिले। नेहा जी, जैसा आपने कहा, हमने आपका नाम और जगह वगैरह जैसे जो आपने कही वो चेंज करी। मैं हर बार कहता हूँ, एक बार फिर से कहूँगा कि देखिए, आपके लिए जो ठीक है, ईश्वर आपके लिए ज़रूर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।